दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा यार आज काम करने का मूड नहीं है। आप लोगों ने सोचा है कि किस दिन अगर हमारी मम्मी जो है वो बोल दे कि आज काम करने का मूड नहीं है तो घर कैसे चलेगा। पर लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में ये चीज बड़ी फ्रीक्वेंटली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यार आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज ना मुझे आंसर राइटिंग करने का मूड नहीं है, आज ना क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने का मूड ही नहीं है, यार आज ना एक्सरसाइज रहने देते हैं, मूड नहीं है। ये सारे जो भी आप लोगों के प्रोग्राम आप लोगों के माइंड में चलते हैं, जिस दिन आप लोगों ने ये चेंज कर दिए, आप लोगों का जो मूड है वो आप लोगों के कंट्रोल में आ गया। जिस दिन आप लोगों ने ये इस तरीके से अपने आप को जीना स्टार्ट कर दिया कि आप लोगों का मूड जो है वो आप लोगों के हिसाब से चलेगा, जो जरूरी है वो काम होना ही होना है, चाहे मूड हो चाहे फिर ना हो, तो उसी दिन आप लोग जो है वो सफलता के एक राह पर चलना स्टार्ट कर देंगे और जिंदगी में एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां आपने ना तो आपने कभी सोचा होगा, नहीं आपके आसपास वाले लोगों ने कभी सोचा होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया तो इस मूड ने बेकार कर रखी है। सुबह को यार उठने का मूड नहीं है इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक रेस से पीछे कर देती है, जिसमें आज की डेट में अगर आप लोग चलेंगे एक पैटर्न में चलते हुए, जो दुनिया पे राज कर रहे हैं वो लोग जो है वो कभी भी ये नहीं करते कि यार आज मूड नहीं है। वो एक महीने पहले डिसाइड कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार जब शेड्यूल की बात की जाती है, अक्षय कुमार साहब या फिर शाहरुख खान साहब तो कमेंट करते हुए कई बार नजर आते हैं कि यार एक महीने का पूरा शेड्यूल सेट रहता है। तो मूड इधर उधर होने का कोई मतलब ही नहीं है। मूड हमेशा इधर उधर आप लोगों का तब होगा जब आप लोगों के पास में शेड्यूल आप लोगों का सेट नहीं है। तो हमेशा अपने आप को अगर सही मूड में रखना है तो अपने शेड्यूल को अपने पास में रखिए और देखते रहिए किस टाइम क्या करना है, फिर मूड आड़े नहीं आएगा। आप लोग को जो करना है आप लोग कर जाएंगे। ठीक है, आज का जो थंबनेल है आप लोगों ने देखा होगा, ये काफी एक वायरल न्यूज भी देखने को मिल रही है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि सीबीएसई के क्लास 12th के जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, पोस्टपोन नहीं किए गए, कैंसिल कर दिए गए हैं। कैंसिल का मतलब ये है कि अब यहां पर एग्जाम नहीं होंगे, बच्चों को नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा बिना किसी एग्जाम के। तो यहां पर इनका जो ट्वीट था उसके नीचे एक ट्वीट आया कि सर फेयरवेल तो करा दो कम से कम, स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की। और यहां पर ये जो था काफी वायरल हो गया, बोला कि सर फेयरवेल करा दो, 12th बी वाली नेहा को साड़ी में देखना था। तो ये कमेंट जो था काफी ज्यादा वायरल हो गया। तो ऐसी भी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ऐसा ही एक नीतीश कुमार साहब के द्वारा जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया तो उस टाइम पर उनके ट्विटर के नीचे ट्वीट आया कि सर शादी भी वो है, शादी में भी लॉकडाउन लगा दो सर, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है वो रुक जाएगी। तो ये इस तरीके काफी एक तरीके से फनी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार इस तरीके के जो कमेंट आते हैं, हालांकि ये जो कमेंट रहते हैं इनका कोई मतलब नहीं रहता है, पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो मीडिया हाउसेज हैं वो इतना ज्यादा तूल दे देता है इन चीजों को कि इसके कंपेयर में जो अच्छी न्यूज है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए उनको भी वो इग्नोर कर देते हैं। तो कई बार एक तरीके से मुझे भी कई बार ये चीजें देखने में लगता है कि मीडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आज के डेट में मीडिया की एक क्रेडिबिलिटी जो है वो काफी हद तक कम होती जा रही है। इसीलिए हिंदू न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जहां पर इस तरह की चीजें आप लोगों को कभी नहीं देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमेशा जो आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी एक वेरीफाइड न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिटी टैग में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को जो मंथ की करंट अफेयर की वीडियो है कंप्लीट जो मई मंथ की वो कब चाहिए। तो मैक्सिमम 70% से ज्यादा लोगों के द्वारा बोला गया कि सर वो संडे में सुबह 6 बजे चाहिए। तो संडे में सुबह 6 बजे फ्रेश माइंड के साथ में आप लोगों को वीडियो देखेगा। लगभग 2 घंटे की वीडियो होगी जिसमें कंप्लीट एक मंथ का करंट अफेयर का रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं शानदार तरीके से। आज एडिटोरियल सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। एक बच्चे के द्वारा बोला भी गया, बोला कि सर क्यों ना एडिटोरियल आप लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया करो जैसे पहले डिस्कस किया करते थे। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? यानी कि जो एडिटोरियल होते हैं उनको पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो न्यूज एनालिस्ट होता है एक ओवरव्यू न्यूज़पेपर का उसको वीडियो के एंड में देख लिया करेंगे। मैं कम्युनिटी टैग में क्वेश्चन डालूंगा इसके बारे में, आप लोग वोट कीजिएगा, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगेगा उसी के हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, एक मैथ बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो अटेम्प्ट कीजिए वीडियो के एंड में, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर नागरोना, जो बेसिकली नागरोना कारबक्स जो रीजन है यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो बात की जा रही है बात की जा रही है यहाँ पर नगरोनो, ये कारबक जो रीजन है। आप लोगों को ये बताना है किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का ये रीजन था, ईरान जॉर्जिया या फिर अर्मेनिया ईरान, अर्मेनिया अजरबैजान या फिर अजरबैजान जॉर्जिया। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी क्या होगा। न्यूज देखेंगे ये कर काफी डिटेल में, यहाँ पर आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिलेगी। एक पर्टिकुलर जो न्यूज में भी आर्टिकल है और वो एडिटोरियल में भी है, मैं इनको कंबाइन कर आप लोगों को बताना चाहूंगा। और इसका बेसिक रीजन आप लोगों को बताने का ये भी है ताकि आज की डेट में ये जो प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी के अंदर, ये कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इग्नोर करते हैं, कई सारे टीचर भी इग्नोर करते हैं और सोसाइटी में तो लार्ज स्केल पर इसको इग्नोर किया जाता है।
तो इसको भी एक पार्ट बना के चला जाए, प्रॉपर वे में इसके बारे में बात की जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाला हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने टेलीग्राम पर एक मूवी शेयर की जिसमें इलेक्शन में राइट टू रिकॉल वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में बात की गई है। काफी प्यारी वो न्यूज थी, वो एक तरीके से न्यूज बोल रहा हूं, काफी प्यारी वो एक पिक्चर है जिसको आप लोग देखते हैं। वोटर नाम से वो मूवी है जो रिसेंटली अभी 1 वीक पहले रिलीज हुई है, और ये एक तरीके से एक नया मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये जो ऐसी ऐसी चीजें हैं हम लोग देखेंगे और लोगों तक चीजें पहुंचाएंगे कि हमारी कंट्री में जो पॉलिटिशियन होते हैं, तो हम लोग राइट टू रिकॉल यूज करके उनको बीच में ही हटा सकते हैं अगर लगे कि पॉलिटिशियन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो बड़ी ही प्यारी मूवी लगी, आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी, तो वो मूवी मैंने देखी तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया था, या फिर आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा, डायरेक्ट मिल जाएगी आप लोगों को, या फिर टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। टाइम लगेगा तो जरूर देखना। ये ऐसा मुद्दा भी आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि राइट टू रिकॉल जो है वो आना चाहिए। टाइम टू टाइम इसके ऊपर बात की गई है। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को हम लोग चुनते हैं तो 5 साल के लिए वो हमारा एक तरीके सर पर आकर बैठ जाता है, पर पता चला कि उससे हमने बहुत सारे वादे तो किए थे उसने हमसे, पर लेकिन वो एक भी पूरा नहीं कर रहे। तो ये जनता के हाथ में पावर होनी चाहिए कि उसको बीच में ही रिकॉल कर लिया जाए और वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। तो उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आप लोग क्या राय देंगे? तो उस पिक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को भी एक पूरा एक खाका भी तैयार हो जाएगा माइंड में कि हाँ ये रियलिटी में है क्या। और वो पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा यार, मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा वो। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो लोग जागरूक होंगे और इनके बारे में बातें भी होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स जिसने भी मुझे वो वीडियो शेयर की थी। अच्छा लगा मुझे इस तरह की चीजें अगर शेयर करो तो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। मैंने फ्रेंच ओपन के बारे में सर्च किया कि फ्रेंच ओपन का जो मनी प्राइस है 2021 का वो क्या है, तो यहां पर खुलकर आया 3.44 करोड़, यानी कि 3.44 करोड़, और ये यूरो के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग आज के डेट में यूरो को कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपये के अंदर, तो ये प्राइस जो है ये 3 जून का है। 3 जून का ये प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें 89.08 इंडियन रुपए के इक्विवेलेंट है यूरो, अगर आप लोग इसको काउंट करेंगे। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो जो मनी निकल कर आएगी वो लगभग 300 करोड़ रुपए के क्रॉस आप लोगों को होती नजर आएगी। यानी कि फ्रेंच ओपन में जो मनी मिल रही है वो 300 करोड़ रुपए के पार हो जा रही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 करोड़ रुपए आप लोगों को दे दिए जाएं और आप लोगों को खर्च करने हैं, तो आप लोग किस तरीके से उसको खर्च करना पसंद करेंगे? 1 करोड़ रुपए पहले आप लोग सोचिए, आप लोग अपनी लाइफ में जो सैलरी आप लोग चाह रहे हैं कि ये सैलरी मेरी होनी चाहिए, अगर वो सैलरी भी आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहे, जो भी जॉब के लिए आप लोग तैयारी करें, तो 1 करोड़ रुपए आप लोग कब तक कमा पाएंगे? और यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट के 300 करोड़ के बारे में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेलते होंगे उनके माइंड पर इसको लेकर क्या प्रेशर रहता होगा। तो यही एक काफी बड़ा अभी केस सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें ये जापान की एक प्लेयर है जिनका नाम है नाओमी ओसाका। आज की डेट में जो एडिटोरियल है उसमें 2 आर्टिकल है इनसे रिलेटेड, और अभी रिसेंटली यहां पर इसके बारे में और भी कई सारी बातें की जा रही हैं। जैसे कि कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स खो चुके हैं, तो उनके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ काफी बड़ा इशू अभी बनता हुआ जा रहा है। अभी यहां पर जो डॉक्टर है वो कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ और जो एक तरीके से फिजिकल जो फटीग है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इंसान जो है वो उस कंडीशन में आ जाता है कि वो कुछ भी करने में, रेस्पॉन्ड करने में सहायक नहीं रहता है, और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। पहले आप लोग मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, एक प्राइम मिनिस्टर है नॉर्वे के, उनके बारे में, और फिर मैं आप लोगों को नाओमी ओसाका वाला ये मुद्दा सुनाऊंगा। अभी हुआ क्या है, इनके द्वारा जो फिलहाल अभी फ्रेंच ओपन होने वाला था उनसे अपना हाथ खींच लिया गया। इसके पीछे पूरा जो रीजन है वो है मेंटल हेल्थ का। रीजन क्या है, देखिए होता क्या है, जो भी प्लेयर खेलता है तो उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है कि मैच के बाद में वो जर्नलिस्ट के सामने जाएंगे, मीडिया के सामने जाएंगे और उनसे बातें करेंगे मैच के बारे में। और आप लोगों को पता है जर्नलिस्ट जो है कई बार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनल चीजों में भी घुस जाते हैं। तो नाओमी ओसाका के द्वारा बोला गया कि वो जो है कई बार ऐसा रहता है कि जैसे कि इंसान जो है मैच जीता है या फिर हारा है, तो एक टाइम पर ऐसा भी रहता है ना कि कई बार इंसान जो है एक तरीके से कई बार डिप्रेशन में चल रहा होता है। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो ये इंट्रोवर्ट है। आप लोगों ने देखा कई सारे लोग जो है अपने में ही रहना पसंद करते हैं, वो ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग देखने को आप लोग कई सारे मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अंदर से कमजोर है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इन्होंने खुद ने बोला और ये बात जनता के सामने रखी। जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ी है तो उसमें उनके द्वारा जो बातें दुनिया के सामने रखी गई है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो वो एक जिगरा चाहिए लोगों को अगर उसके बारे में जनता के सामने
बातें आनी है, वो आसान काम नहीं था, तो उनके द्वारा वो बातें सामने रखी गई। इसी तरीके से इन्होंने दुनिया के सामने बातें रखी कि मैं 2018 में जो यूएस ओपन था उस टाइम से सफर कर रही थी डिप्रेशन से सफर कर रही थी, तो इसलिए मीडिया के साथ में बात करना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। और ऐसा ही अभी यहां पर रिसेंटली एक मैच हुआ जिसमें इन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, तो इनके ऊपर $15,000 का फाइन लगा दिया। तो जैसे इनके ऊपर $15,000 का फाइन लगा तो ये एक न्यूज जो है वो काफी ज्यादा उभर कर आई। तो अगर आप लोग रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लगभग 70 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी रुपये होगी अगर काउंट करेंगे। ये तो एक वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं, इसलिए इनके लिए ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, पर लेकिन एक नॉर्मल प्लेयर के लिए ये काफी बड़ी रकम हो जाती है। और अभी उस टाइम पर जब इंसान जो है वो मेंटल एक ट्रॉमा से गुजर रहा है और उस टाइम पर वो इंसान के ऊपर एक और यहां पर ऐसी चीज थोप दी जाए तो ये एक बड़ा इशू बन गया फिलहाल के टाइम पर। इनके द्वारा बोला गया कि देखिए होता क्या है, कई बार जो प्लेयर है वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, इसके चलते उनका जो परफॉर्मेंस है वो ढंग से नहीं हो पाता है। और हर एक मैच के बाद में अगर आप लोग जीतते हैं, कम से कम आप लोग को यहां पर जाकर मीडिया से बात करनी है, अपने मैच का एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, पर लेकिन हर टाइम इंसान जो है वो एक जैसी कंडीशन में नहीं रहता है। इन्होंने ये भी बोला कि आई एम इंट्रोवर्ट, और आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा कि मैं अगर कहीं भी घूमती हूं तो मैं हेडफोन लगा के रखती हूं ताकि मुझे लोगों से ज्यादा बात ना करनी पड़े। मेरे अंदर एक एंजाइटी रहती है, एक तरीके का डर रहता है, फियर रहता है पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, पर फिर भी मुझे हर बार पब्लिक जो मीडिया है, जो वर्ल्ड मीडिया है, उससे जाकर बात करनी पड़ती है और कई बार मैं अपने माइंड को संभाल नहीं पाती हूं। ये बातें इन्होंने सामने रखी यहां पर, जो फ्रांस की टेनिस फेडरेशन है उनके द्वारा ये उनके सामने भी ये बातें रखी गई, पर लेकिन ये सारी चीजें कई बार वो नोटिस नहीं करते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन है मनी, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी दिखाया 300 करोड़ रुपए के करीब यहां पर जो पैसा आ रहा है, बहुत बड़ा रोल इसमें मीडिया हाउसेस का भी रहता है। बहुत सारे आप लोगों को एडवर्टीजमेंट यहां पर देखने को मिलते हैं। अपनी कंट्री में भी अगर आईपीएल देखेंगे आप लोग, आईपीएल प्लेयर को अगर देखेंगे, उनकी जर्सी पर का दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो जो भी एडवर्टीजमेंट वहां पर लगाते हैं, अब उनको पैसा कमाना है, अपना प्रचार करना है, तो प्रचार करने के लिए प्लेयर को कई बार उन तरीके की सिचुएशन से जूझना पड़ता है जिसके लिए वो कई बार तैयार भी नहीं रहता है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जो नए नए प्लेयर आते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक वो तो मीडिया से इवन बात करने से भी कतराते हैं, डरते हैं, उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या बोल देंगे, इशू बन जाएगा। और खासकर जो मीडिया है वो भी आज की डेट में मीडिया ने रहकर एक टीआरपी की एजेंसी बन गई है कि किस तरीके से पैसा कमाना है, एक तरीके का बिजनेस चल चुका है काफी ह्यूज लेवल पर। तो ये सारी चीजें जो प्लेयर हैं उनके बारे में बात करने का एक मौका मिला है, जब यहां पर एक वर्ल्ड क्लास की प्लेयर जो कि इस लेवल पर पहुंची है, उन्होंने बोला कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि एक इस लेवल की प्लेयर आकर ये सामने बात यहां पर रख रही है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, अभी फ्रेंच ओपन से जो विड्रॉ कर लिया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया और उनके द्वारा बोला गया कि मैं इस चीज में कंफर्टेबल हूं ही नहीं। तो ये आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं एक नॉर्मल जनता आज के डेट में किस तरीके की मेंटल हेल्थ से गुजरती है जब उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक इशू है जो कि डिस्कस किया जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूं यहां पर, अभी ये भी इसी के आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करूं नॉर्वे के बारे में, तो नॉर्वे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये है मैप में नॉर्वे। ठीक है, अपनी कंट्री यहां पर हो गई, कंपेयर कर आप लोग देख लिया कीजिए अगर किसी भी मैप को आप लोग को देखना है। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जो कि कॉन्टिन्यूअस 2 बार प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे चलकर 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने जनता में आकर यह बोला पर्सनली अपने आप खुद से कि यार देखो मुझे कम से कम 2 या 3 वीक की छुट्टी चाहिएगी, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर क्या हुआ, कई सारे उनके दोस्तों की जो है वो जान चली गई और भी कई सारी चीजें, जो एक पोस्ट का जो प्रेशर होता है वो झेल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, पर लेकिन अच्छी बात क्या है, नॉर्वे के लोगों में आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर जो इंडेक्स है, चाहे एजुकेशन के बारे में बात कर लीजिए, चाहे हैप्पीनेस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे सोसाइटी जिस तरीके से वहां पर रहती है उसमें आप लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में महिलाओं के बारे में बात कर लीजिए, एक काफी शानदार कंट्री मानी जाती है। तो वहां पर पॉलिटिशियन ने भी इवन सपोर्ट किया उनको। हमारी कंट्री में अगर प्राइम मिनिस्टर बोलने लगे कि यार मुझे प्रेशर हो रहा है, इस तरीके से मेंटल प्रेशर हो रहा है, कुछ दिनों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो मीडिया उसको इतना बड़ा तूल बना देगी जिसकी कुछ हद नहीं होगी। इसी के साथ में जो खुद के साथ के पॉलिटिशियन है वो उनका पत्ता काटकर उनकी पोस्ट पर बैठना चाहेंगे। तो आर्टिकल में ये बात साफ साफ बोली गई कि वहां पर एक अच्छी चीज ये देखने को मिली, वहां पर मीडिया ने भी उनको सपोर्ट किया, उनको जो उनके द्वारा डिसीजन लिया गया उसको अप्रिशिएट किया। उनके जो कलीग थे, जो पॉलिटिशियन थे, उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाकर ये जब वहां से गए तो आने के बाद में बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन रही। ये नहीं रहा कि उनकी जो पोस्ट है उसको हत्या लिया जाए। तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर जाने वाला बंदा खुद छुट्टी लेकर जा रहा है डिप्रेशन का नाम लेकर। तो ये रियलिटी में एक इशू है यार। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल जैसे कोविड-19 की सिचुएशन का भी एक उदाहरण यहां पर दिया गया है। अगर कोविड-19 की सिचुएशन का बात करें तो डिप्रेशन का शिकार कई सारे बच्चे हो जा रहे हैं। जिस तरीके की कंडीशन है, एग्जाम को लेकर अभी डिप्रेशन का शिकार कई सारे बच्चे हो जा रहे हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई ली जाती है।
तो एक पॉइंट यहां पर जो अच्छा लगा मुझे वो लगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड में एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है अगर हेल्थ के बारे में बात करें, तो ये एक अच्छा मौका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि वो जो यहां पर ये जो ओसाका जी हैं, नाओमी ओसाका जी हैं, इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने आप यहां पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था उनके द्वारा 2019 में, और 2023 तक इनका ये इनिशिएटिव चलने वाला है, जिसमें इन्होंने बोला था कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहिए और एक स्पेशल इनिशिएटिव के तौर पर ये इसको आगे लेकर आए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां पर अभी काम करना चाहिए इस चीज को लेकर, और ये तो बिल्कुल बीच में आ गया, यानी कि 2019 में स्टार्ट किया था, 2023 के 2021 में आ गई ये बात इस तरीके से उठकर, तो उनको तो इसको और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि पब्लिक हेल्थ में एक मेंटल हेल्थ नाम की भी चीज ऐड की जाए, और वहां पर अगर कोई प्लेयर है, कोई स्टूडेंट है, या कोई इवन प्राइम मिनिस्टर भी है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर इस तरीके की किसी कंडीशन से वो गुजर रहा है, तो कमर्शियल गेम को साइड में रखिए। जैसे स्पोर्ट में क्या रहता है, हाईली कमर्शियल गेम रहता है, कोई पर्टिकुलर बंदा अगर कोई खेलने जा रहा है तो वो यहां पर अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर जा रहा है, उसने मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए, जी तोड़, तब जाकर वो इंसान वहां पर पहुंचा है। तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको अनकंफर्ट करना इस तरीके से, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम लोग को ये इसको डील करना है, जो कि कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। और ये हेल्थ के अंदर आप लोगों का टॉपिक भी बन जाएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, इवन आप लोगों से अगर आप लोग बोले इसके बारे में तो आप लोगों से इंटरव्यू भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके की चीजों को लेकर। और देखा जाए तो यहां पर भी 2021 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2021 की थीम भी अभी डिक्लेयर कर दी गई है, जबकि जो अगर डे आप लोग देखेंगे यहां पर, तो डे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर को ये देखने को मिलता है, जिसको मेंटल हेल्थ डे बोलते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो यहां पर जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है 2018 में, जो इसकी थीम थी यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन चेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि 2018 में भी ऐसी थीम आ गई थी, जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है उस तरीके से हम लोग को मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा। आज की डेट में तो आप लोग देख सकते हैं घर पर ही लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, सारी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लोगों के पास में जॉब नहीं है, महिलाओं की जॉब जा चुकी है, बच्चों का स्कूल नहीं चल रहा है, मतलब कितना बड़ा एक डिप्रेशन होगा सोसाइटी के अंदर में। तो इसके बारे में अगर बात नहीं की जाए तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसे टॉपिक को इग्नोर करने वाली बात होगी कि जो आगे चलकर एक ब्लास्ट बन सकता है। बहुत सारे लोग सुसाइड करते हुए भी नजर आते हैं कई सारे मुद्दों को लेकर, तो उनसे हटकर थोड़ा सा हम लोग को चलना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। थीम भी जो यहां पर रखी गई है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, तो एक तरीके से जो अनइक्वल वर्ल्ड है उसके अंदर मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी, कई सारी फैसिलिटी है, कई सारी कंट्री ऐसी है खाने के लिए भी वहां पर एक तरीके से सही से प्रबंध नहीं है, मेडिसिन तो दूर की बात कर लीजिए कोविड-19 के टाइम पर, तो क्यों ना इस मुद्दे पर बात की जाए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यहां पर हर एक लेवल का जो लोग है वो अंडरस्टैंड करेगा और इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ चाहे डॉक्टर के बारे में बात कर लीजिए, टीचर्स के बारे में बात कर लीजिए, स्टूडेंट के बारे में बात कर लीजिए, कई सारे टीचर जो है काफी ज्यादा टॉर्चर किए गए फिलहाल अभी कई सारे स्कूल्स के द्वारा कि हाँ उनको ऑनलाइन पढ़ाना है, जबकि वो अनकंफर्टेबल थे ऑनलाइन पढ़ाने में, उनको नहीं लग रहा था कि इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक रेस्पेक्ट होती है टीचर कम्युनिटी की, जब वो आता है, जब ऑफलाइन रहता है, कमरे में क्लास में आता है, तो उस टाइम पर एक अलग रेस्पेक्ट होती है। पर लेकिन ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, हो सकता है कि कोई एजुकेशन से कोई रिलेशन भी ना हो, पर कमेंट बॉक्स ओपन है तो गाली लिखकर चला गया कि हाँ क्या पढ़ा रहा है, तेरे बस की पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें कई बार आप लोगों ने देखी होगी नॉर्मली, ये एक अच्छी बात है कि ऐसी चीजें जो है आप लोगों ने देखा होगा, हमारी जो एसएलवी फैमिली है उसमें इस तरीके के स्टूडेंट नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है कि मतलब मैं पर्टिकुलर अगर कमेंट आप लोग खोलकर देखोगे तो हमेशा है तो मोटिवेशन के कमेंट देखने को मिलेंगे, बच्चे आंसर देते हुए नजर आएंगे, एक अच्छा माहौल रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन ये सब टीचर के साथ नहीं, जो नए नए टीचर अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूं, एक टीचर थे जो रिसेंटली मतलब जानने वाले थे, उन्होंने अभी ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला यार बताओ इसमें कैसे करना है, मैं तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, जबकि एक बेहतरीन टीचर ऑफलाइन के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों पढ़ाने के बाद में उन्होंने फिर पढ़ाने से बोला कि यार ऑनलाइन वाला फंडा मेरे से चलने वाला है नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बेसिकली डायरेक्ट ऑनलाइन न पढ़ा के यूट्यूब पर फिर उन्होंने जूम के थ्रू अपनी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये सब के बस की बात नहीं होती है कि इस तरीके के माहौल में आकर अपने आप को एडजस्ट कर सके। बहुत सारे ऐसे इन चीजों को इग्नोर करना जान गए, जैसे मुझे भी आज के में स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगता था कोई बोलेगा तो क्या लगेगा, ठीक है। पर हाँ एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि हाँ इस तरीके के भी लोग होते हैं, उनको इग्नोर करना है। जैसे वीडियो के मैंने प्रीमियर लगा दिया, शाम को रात को 10 बजे आनी है, तो वो वीडियो पर देखने से पहले डिसलाइक आ गए। अरे डिसलाइक तब करो ना जब आप लोगों ने वीडियो देख लिया हो कि गलत पढ़ा रखा है। मैं तो खुद बोलता हूं वीडियो को डिसलाइक करो यार अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप लोगों को बोला जाता है वीडियो के एंड में आप लोग रेट भी करो मुझे 10 में से कितने नंबर दोगे अगर पसंद नहीं आ रही है, उसके बाद भी देखने से पहले डिसलाइक। तो हर एक इंसान की जो टेंडेंसी है वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इस तरीके से उनका खुद का माइंडसेट है, तो उसको लेकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये मैंने उनको भी बताई थी, पर लेकिन वो चीजें जो है पचा नहीं पाए, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल जो है ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो अभी आ रहे हैं, तो इनके बारे में बात होनी चाहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि एक
आज के डेट में अगर आप लोगों को बर्डन के बारे में बात करें तो ये माना जाता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग 150 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो यहां पर एक तरीके से मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रही हैं। इवन इंडिया के अंदर भी काफी बड़ा आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हमारी कंट्री में भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जा रही है आज के डेट में, जो कि पहले नहीं की जाती थी। यानी कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री में भी ये काफी बड़ा मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। आज के डेट में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हमारी कंट्री में किया गया था 2015-16 में, तो 150 के करीब मिलियन के करीब लोग जो है वो सामने निकल कर आए जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाया गया 2017 में, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ताकि इनको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये सारे जो मुद्दे हैं आज के डेट में, ये सारे मुद्दे आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ रहे तो पता होना चाहिए। तो 2 आर्टिकल भी थे इसके बारे में जो ये बातें घुमा फिरा कर बोल रहे थे अलग अलग तरीके से, तो मुझे लगा कि ये एक जगह इकट्ठे कर आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए। ठीक है, आप लोग ये क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर कुछ भी लिखने के लिए आए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पास में एक मटेरियल भी है, जो नाम मैंने मेंशन किया, नाओमी ओसाका हो गया और जो नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस तरीके के उदाहरण अगर आप लोग उसमें ऐड करोगे तो आप लोग अच्छे से एक अच्छा आंसर यहां पर क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ये था यहां पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर चीजें देखते हैं। कुछ यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, आप लोगों से केस स्टडी पूछी जा सकती है एथिक्स के पेपर में। अगर आप लोगों से बोला जाए कि यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल के प्रिंसिपल हैं आप लोग, और वहां पर ऐसा केस कोई देखने को मिल रहा है, कोई बच्चा पर्टिकुलर क्या किया, क्लास में बंदूक लेकर आ गया, या किसी पर्टिकुलर बच्चे के द्वारा दूसरे बच्चे की डेथ हो गई, एक तरीके से जान ले ली उसने एक लड़की के इशू को लेकर। तो यहां पर ऐसा काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर सोसाइटी के अंदर केस देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरीके से उसको टैकल किया जाए, तो ऐसी केस स्टडी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये सारी ऐसी चीजें जिसमें कि एक पर्टिकुलर टीचर कुछ नहीं करेगा, ठीक है, पूरी सोसाइटी को साथ में आना पड़ेगा, उसमें फ्रेंड सर्किल देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से पूरी सोसाइटी काम करे, एजुकेशन के अंदर क्या क्या आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहां पर हुआ क्या, 2 लड़के एक ही लड़की को पसंद कर रहे थे, तो एक लड़के ने दूसरे लड़के की जान ले ली लड़की के चक्कर में। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को नॉर्मली फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाती है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन है हमारी कंट्री का सेक्स रेशियो। एक क्लास में आप लोगों को 60 लड़के देखने को मिलेंगे और 10 लड़की देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रहता है, ये कंडीशन बड़ी ही ज्यादा खराब आप लोगों को नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाती है, जबकि मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को उल्टा फंडा देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से कई बार जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, एक ऐसी एज होती है, तो उस एज में उनको समझाना, उस एज में उनको एक तरीके से सही डायरेक्शन देना, उनकी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पर लेकिन फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, एक ही लड़की को कई कई सारे लड़के जाकर प्रपोज कर रहे हैं। आप लोगों ने आसपास अपने भी देखा होगा, और कई सारी लड़कियां इसकी वजह से एक तरीके से खुद भी इरिटेट फील करने लगते हैं। कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो नहीं इस तरीके की चीजों में पढ़ना चाहती हैं, पेरेंट्स ने वैसे भी कम टाइम दे रखा है, पढ़ लो इसके बाद में शादी कर ली जाएगी, तो इसलिए अगर वो इसको इग्नोर करते हैं तो लड़के इसको कई बार इशू भी बना लेते हैं। ऐसा भी चक्कर आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो इसलिए कई सारे लड़के लड़कियों के ऊपर एसिड तक अटैक करते हैं, ये ऐसी ऐसी कि हाँ मुझे पसंद नहीं कर रही तो किसी और की नहीं हो सकती। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो इनको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन भी होने चाहिए, टीचर्स को काम करना चाहिए, पेरेंट्स को काम करना चाहिए, और जो यार दोस्त हैं जो थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं उनको भी एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए ताकि इन चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। और बाकी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जुगाड़ जो है सब चीज का देखा जाता है। अभी यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल है वो क्या ले रहे हैं, वो इनहेल कर रहे हैं स्टीम, जो प्रेशर कुकर से। ये माना जा रहा है कि एक तरीके से एक अच्छा मेजर है कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मतलब एक तरीके से चलिए जो भी है अच्छी चीज है। आगे बात करें तो आप लोगों को पता है सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट था उसमें अभी एक पर्टिकुलर बंदे ने जो पीएल दायर की थी, तो हाईकोर्ट के द्वारा डिसमिस कर उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया था 1 लाख का, किया ये एक तरीके से पब्लिक इंपोर्टेंस का प्रोजेक्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके बारे में क्या बातें बोली जाती है, और उसके बाद में फिर हम लोग समझेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस मुद्दे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, आर्टिकल के बारे में। एक बड़ा ही प्यारा एडिटोरियल है यहाँ पर जो कि फेडरलिज्म के बारे में बात करेगा, संघवाद का ढांचा, तो उसको भी मैं अभी देखूंगा आप लोगों के साथ में। बात की जा रही है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दवाई जो है वो सस्ते में मिल रही है, यानी कि अगर मैं कोई दवाई खरीद रहा हूं, वो दवाई मुझे मिल रही है 500 रुपए में, पर लेकिन आप लोगों का कोई जानने वाला है, वो दवाई आप लोगों को मिल जा रही है 200 रुपए में, तो क्यों ना आप लोग ही वो दवाई खरीद कर मुझे दे दें। इसका मतलब ये कि दुकान वाले को प्रॉफिट तो आपसे भी हो रहा है, आप लोग को भी वो फ्री में तो देगा नहीं, ज्यादा रिश्तेदार तो है नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो कम से कम वो प्राइस तो निकालेगा जितना उसने उसको खरीद कर लेकर आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब राज्य को महंगी दवाई दी जा रही है और सेंटर को सस्ती दवाई दी जा रही है, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों ना वो दवाई खरीद कर राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये होना चाहिए था ना। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंटर से, भाई साहब जब तुमको दवाई सस्ती मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है, तो तुम खुद को सारी दवाई नहीं खरीद लेते हैं। तुमने ऑलरेडी भी बोला है कि 50% के करीब दवाई जो है वो सेंटर खरीदेगा,
और बाकी की 50% जो है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या फिर प्राइवेट वाले खरीदेंगे। तो जब 50% तुम खरीद रहे हो, तुमको इतनी सस्ती मिल रही है, तो 100% तुम क्यों नहीं खरीद ले रहे हो, क्यों नहीं तुम दे रहे हो यहाँ पर स्टेट को भी, ताकि स्टेट का खर्चा बच जाए। स्टेट के पास में वैसा भी पैसे नहीं है ढंग से, ठीक है। और इसी के साथ में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने भी सेम बात बोली है कि भाई साहब जब तुमको सस्ते में मिल रही है तो आप लोग हमको भी प्रोवाइड करा दो यार, हमारे पास में वैसे भी दिक्कत है, अभी यहाँ पर उड़ीसा में साइक्लोन भी देखने को मिल रहा है और भी कई सारी कंडीशन है। तो इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा, ये फेडरलिज्म का सिस्टम के बारे में अगर आप लोग बात करिए, संघवाद के ढांचे के बारे में, तो काफी अच्छे से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आज की डेट में फेडरलिज्म का सिस्टम आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। इसको देख लेते हैं एक एक कर आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहले इसको ये समझिए कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म बोलते हैं संघवाद का ढांचा। संघवाद का ढांचा मतलब यानी कि सेंटर और स्टेट जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो पार्ट में दो तरीके से इसको देखा जाता है। एक तो ड्यूअल फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारी कंट्री में कैसा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप लोगों को नजर आएगा। ड्यूअल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, हर एक का एरिया बिल्कुल डिवाइडेड है, सेंटर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट कोई किसी के अंदर जरा सा भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जिस तरीके से केक यहां पर दिखाया गया ना, केक यहां पर इस तरीके से, तो सबका एरिया है, ये सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और ये लोकल गवर्नमेंट नीचे लेवल पर हो गई, कोई किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और कंट्री पूरी एक हो गई। ये है यहां पर ये मैटर, ठीक है। मुंह में पानी मत आ जाए, ये कई सारे लोग ऐसे जिनको काफी पसंद होता है केक वाला, जो चॉकलेट वाला केक, ठीक है। तो यहां पर ये केक के तरीके से फेडरलिज्म को समझाया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, कोई लेयर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, मिक्सअप रहेगा। इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है, रीजन क्या है, जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाओगे तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये हम लोग को तैयार करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना होता है। इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी है कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करें। अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसमें देश में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और ये तो ऐसा मुद्दा आ गया देश में नहीं, इसको तो पूरे दुनिया में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो हम लोग को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये जो दिक्कत है इसको सुलझाना पड़ेगा। तो इसी के बारे में अभी एक काफी बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई और जो कि वायरल भी हुई काफी ज्यादा। डॉक्टर विनोद के पॉल, ये नीति आयोग के मेंबर, हेल्थ से रिलेटेड इनके द्वारा बात की गई कि लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो हमारी कंट्री में कोविड-19 को लेकर, वैक्सीन को लेकर लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन रहा, यानी कि सेंटर के थ्रू चीजों को टैकल न करना ढंग से, ये क्या किया, पुअर मैनेजमेंट हो गया यहां से, जिसके चलते न तो वैक्सीन ढंग से लोगों तक पहुंची और भी कई सारे इशू हो गए, हम लोग इस बीमारी को ढंग से कंट्रोल भी नहीं कर पाए। ये टूल पकड़ गया जब यहां पर स्टेट के द्वारा भी इशू को ज्वाइन कर लिया गया कि हाँ यही तरीका है, यहां पर जिस तरीके से यहां पर चीजें देखी जा रही है वैसे नहीं थी, और उसको किसी और तरीके से यहां पर अभी पटक दिया गया उठाकर, जिसके चलते अभी कोविड-19 एक नई महामारी बन गई, जो कि यहां पर लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिली सेंट्रल स्टेट की, जिस तरीके से ये मुद्दा सामने निकल कर आया। अभी क्या बात बोली जा रही है यहां पर, ये काफी प्यारा है आर्टिकल, ढंग से सुनिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, और कोई भी आर्टिकल सुना करे तो इस तरीके से सुना कीजिए, अगर किसी को पढ़ाना भी आप लोगों को पड़ जाए तो तुरंत आप लोग उसको पढ़ा सकें, ठीक है। समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करना चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मिलकर काम किया जाए। पर लेकिन फिलहाल जो है हमारी कंट्री में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में जाकर घुस रही है, और फिर जब दिक्कत आ रही है तो फिर छोड़कर भाग जा रही है। जैसे हेल्थ के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें और एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, ये जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे, ये सब्जेक्ट जो है ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, पर लेकिन इनमें से कुछ सब्जेक्ट आप लोग कॉन्करेंट में देखने को मिलेंगे, और पहले वो स्टेट लिस्ट के अंदर थे। समझिए क्या, जैसे हेल्थ जो है आज के डेट में अगर आप लोग बात करिए, हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है, पर लेकिन अगर इंटर स्टेट अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, जैसे कोरोना वायरस आज के डेट में ये नहीं देख रहा है कौन से राज्य में, हर एक राज्य में फैल रहा है, तो यहां पर सेंटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर बात करें एजुकेशन, हमारी कंट्री में अगर बात करिएगा 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी लगी रही, तो उस टाइम पर एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला 1976 में, यानी कि संविधान में इतना बड़ा संशोधन कर दिया गया, एक छोटा सा संविधान बना दिया गया चेंज कर, ठीक है। तो उस टाइम पर यहां पर जो एजुकेशन था, जो उस टाइम पर स्टेट लिस्ट के अंदर आया करता था, उसको चेंज कर उसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ला दिया, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसके ऊपर रूल बना सकते हैं। इसलिए हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई अभी, उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये बातें देखने को मिल रही है। तो 1 नेशन 1 टैक्स हमारी कंट्री में है, 1 मार्केट 1 राशन कार्ड हमारी कंट्री में है। तो इसी के बेस पर हम लोग आज की डेट में अगर कोविड-19 को टैकल करने की बात की जाए तो 1 नेशन 1 वैक्सीन प्राइस क्यों नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया, आखिर जो जरूरी है वो क्यों नहीं हो सकता, और इसमें तो फायदा भी है, सेंटर को दवाई सस्ते में मिल रही है और स्टेट को महंगे में मिल रही है, तो तुम तो वैसे भी यार यहां पर अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोली गई, और इवन डेटा पॉइंट भी आज इसी के बारे में बता रहे हैं। अगर आप लोग देखें यहां पर 2 दवाइयां हैं, कोविशील्ड और इसी के साथ में कोवैक्सीन, ठीक है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दवाई है इनके प्राइस अलग अलग नजर आएंगे। प्राइवेट को 600 रुपए में मिल रही है कोविशील्ड और 1200 रुपए में मिल रही है यहां पर कोवैक्सीन। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या यहां पर अभी चीजें चल रही हैं, ठीक है।
अलग अलग एरिया में इस दवाई का प्राइस आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल रहा है। क्यों भाई? वो वायरस अलग अलग हो गया क्या अलग राज्य में जाने से, या फिर प्राइवेट वालों को जो वायरस है वो टफ है और दूसरों के लिए वायरस सस्ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर अभी ये कई सारे आरोप निकल कर आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि वो उसको ढंग से हैंडल ही नहीं कर पा रही है जिस तरीके से उसको हैंडल करना था। तो इसी के चलते यहां पर जब वन नेशन वन टैक्स सबकी आप लोग बातें कर रहे हैं, वैसे भी तो आप लोग स्टेट के एरिया में जाकर घुस रहे हैं ना, जहां पर स्टेट को काम करना चाहिए वहां पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि आजादी के बाद में देखिए सेंटर ने कई बार ऐसे कई सारे ओकेजन पर ऐसे किया है, चाहे वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट हो सेंटर में, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो क्या करेगी, पावर में आती है बीजेपी के, जहां जहां पर भी राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वहां पर अपने गवर्नर बैठा देगी, तुरंत आते सबसे पहले गवर्नर को चेंज किया था, क्योंकि गवर्नमेंट को एक टूल बना, गवर्नर को एक टूल बना लिया जो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अभी फिलहाल वेस्ट बंगाल का उदाहरण दे सकते हैं। सेम काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ना हो, पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है दूध से धुली हुई है, सारे सेम काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और ये डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको टैकल करने की कोशिश की जाती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जबकि पावर थी स्टेट के हाथ में, कॉन्करेंट लिस्ट में उसको ले जा दिया गया। इवन आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में जब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो यहां पर काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें यहां पर इंक्रीज किया जा रहा है जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, जो एलोकेशन ऑफ द वेलफेयर, जो इंटरवेंशन होते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है आज की डेट में, जो स्कीम ऐसी है जहां पर सेंटर को पैसा खर्च करना पड़े वो स्कीम तो कम करती जा रही है, और स्टेट को पैसा खर्च करना पड़े वो स्कीम ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा बोला गया, अभी हमारी कंट्री में जो फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा बोला गया कि 42% आप लोगों को सेंटर और स्टेट के पास में पैसा शेयर करना है। याद रखिएगा यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली 42 है पर लेकिन अभी 41 कर दिया गया इसको। रीजन क्या था? जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर नया राज्य बन गया, वो नए यूनियन टेरिटरी बनी है, तो 1% वहां से हटाकर उनके लिए दे दिया गया है, ठीक है। तो ये पहले 42 था, अब 41 हो गया है। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चलते यहां पर अभी ये चेंज देखने को मिला। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो रिवीजन कीजिए, और मुझे बताइए, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ये ऐसी ऐसी चीजें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा जरा सी देर में, स्टेटमेंट में डाल देंगे कहीं पर भी, ओके। आगे अगर बात करूं आप लोगों से, जीएसटी लाया गया हमारी कंट्री में तो स्टेट के पावर छीन ली गई टैक्स लगाने से। अब स्टेट सारे रोने लगे, यार हमारे पास में पैसे की कमी पड़ रही है, जैसे अभी जीएसटी के चलते अभी पैसे की कमी पड़ गई काफी ज्यादा स्टेट के अंदर बीमारी के आने से। तो सेंटर ने हाथ खड़े कर दिए स्टार्टिंग में, तो बोला कि अपने आप जाकर पैसा ले लो, आरबीआई से बात कर लिया, आरबीआई से उधारी ले लो। यार तुम तो एंजॉय कर रहे हो, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो? सेंटर क्या कर रहा है, जहां पर सेंटर को लगता है पैसे की कमी है तो सेंटर सेस लगा देता है। सेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि सेंटर को एजुकेशन में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सेंटर सेस लगा देगा। एनवायरमेंट यानी कि वातावरण में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो सेंटर सेस लगा देगा। अगर राज्य को पैसा भी देना है तो सेंटर उसके लिए भी सेस लगा देता है। आखिर सेस क्यों लगाता है? सेस इसलिए लगाता है क्योंकि सेंटर को ये पैसा जो है ना स्टेट के साथ में शेयर नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए सेस लगाकर एंजॉय करता है अपने आप में। तो ऐसे दिक्कत आप लोग कई जगह यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये सही तरीका नहीं है। कई सारे राज्य रोते भी इसको लेकर कि यार सेस वाला क्या फंडा है, तुम्हारे टैक्स हमको शेयर न करना पड़े इसलिए तुम सेस लगाकर बैठ जाते हो। तो इसके चलते कई सारे राज्य सामने निकल कर भी आए, तो वो भी मुद्दा यहां पर अभी काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक और बात की जाए तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर के द्वारा स्कीम बनाई गई हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया स्टेट को, और बोला कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि आधा पैसा हम देंगे आधा पैसा तुम दोगे। यानी कि स्कीम बना रहे हो तुम, सारे काम कर रहे हो तुम, और पैसा दे हम। तो राज्य कई बार इसको लेकर यहां पर आवाज भी उठाते हैं कि यार सेंट्रल सेक्टर स्कीम रखा करो अगर तुमको स्कीम इंप्लीमेंट ही करनी है, यानी कि सारा पैसा खुद ही से दो ना, जब तुमको यहां पर स्कीम भी खुद ही बनानी है, हमसे कई बार डिस्कस भी नहीं करते हो। अगर कोई राज्य कोई पर्टिकुलर बंदा चीजों को अपोज करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो आ जाती है सामने चीजों को सप्रेस करने के लिए, ताकि उसको अपने हिसाब से चलाया जा सके। तो ये भी यहां पर सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है कई सारी चीजों को। यहां पर इस वाले आर्टिकल के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा बीजेपी शब्द यूज किया गया है। क्वेश्चन लिखने टाइम एग्जाम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज मत करना, ठीक है। बस ये छोटा सा चेंज अगर कर दोगे इस न्यूज़पेपर के अंदर तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर आज के दिन में आप लोग फॉलो कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं दूसरे न्यूज़पेपर अच्छे नहीं है, फॉलो कर सकते हो उनको भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग किसी का भी इंटरव्यू उठाकर देखोगे जिन्होंने सिलेक्शन पाया, वो आंख बंद करके आप लोगों को इस न्यूज़पेपर के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है और जिन लोगों के द्वारा लिखा जाता है, एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी न्यूज़पेपर लिखते हैं यहाँ पर ये आर्टिकल जो होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से बस जो क्रिटिसिज्म रहता है थोड़ा सा उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? मतलब जो इनके द्वारा बातें की गई गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको आप लोगों को सजेशन में लिखना है कि हाँ गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। बाकी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इतनी तो होनी चाहिए कम से कम, अगर यूपीएससी के लेवल पर आप लोग पहुंचना चाहते हैं कि कहां पर किस तरीके से फोल्डर को यूज करना है, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे पॉलिटिशियन को टैकल करना पड़ेगा, तो ये चीजें तो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी बातें करें यहां पर जो सेंटर है, अगर सेंटर के बारे में बात
करें तो उसने क्या किया, अभी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के यहां पर ये बेसिकली अपॉइंट किए गए, यहां पर वो भी कौन, जो कि स्टेट के द्वारा फंडेड है वो यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब यहां पर एजुकेशन में जाकर सेंटर घुस गया, इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है जो बेनिफिशियरी जो स्पीड है यहां पर बाईपास कर सेंटर स्टेट को, यानी कि कई सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन यहां पर दिए जा रहे हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा रहा है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हो जानी चाहिए, तो स्टेट को बीच में काउंट ही नहीं किया जा रहा है। तो एक ऐसा फेडरलिज्म रह गया हमारी कंट्री का, तो इसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी के साथ में सेंटर जो है वो इग्नोर कर रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, क्या कर रहा है, डायरेक्ट स्टेट के जो सेक्रेटरीज हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट होती हैं, इसी के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके साथ में डायरेक्ट बात की जा रही है। अभी इसका उदाहरण देखने को मिला हमारी कंट्री में, एजुकेशन जो मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक साहब, उनके द्वारा क्या किया गया, स्टेट के जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे उनसे डायरेक्ट बात की गई। स्टेट गवर्नमेंट कई सारी रूट भी गई, यार हमसे बात करो ना तुम, हम बाद में बात करेंगे सेक्रेटरी से, मतलब हमारा मतलब ही क्या रह गया बीच में, हमको तो जनता ने चुनकर भेज रखा है, अगर हमको तुम काउंट ही नहीं करे तो हम लोगों का मतलब क्या रह गया। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। गवर्नर को बेसिकली अगर रही सही कसर रहती तो फिर गवर्नर को सामने लाया जाता है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए। नेशनल जब लॉकडाउन लगाया गया किसी स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया गया, नेशनल लॉकडाउन लगा दिया, कंडीशन खराब हो गई, कोई माइग्रेंट वर्कर था तो कोई कैसी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर झेलनी पड़ गई, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर अपने आप फिर चीजें झेलनी पड़ी, यानी कि पूछ तो लेते कम से कम। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आप लोग करते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन के बारे में बात कर लिए, अब यहां पर सारी स्टेट को नुकसान हो रहा है, अपने आप तो वैक्सीन लिए बैठे हैं 100-200 रुपए में और स्टेट को मिल रही है उसके डबल और ट्रिपल प्राइस में, तो ये क्या चक्कर रह गया, वही दवाई है, आखिर उसी दवाई में स्टेट तक जाते जाते कौन से आप लोग यहां पर एक तरीके से टैक्स ऑन टैक्स लगा दे, तो इस तरीके की कंडीशन क्यों देखने को मिल रही है, ये इस तरीके का भेदभाव क्यों निकलकर सामने आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं जबकि उनके पास में रेवेन्यू भी नहीं है, जीएसटी इंप्लीमेंट करने सारे पावर आप लोगों के हाथ में, तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक फेडरलिज्म जो होता है वो एक तरीके से कोalition के तौर पर चलना चाहिए, एक तरीके से जो प्रोविजन है वहां पर ये कि स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। एक प्लूरल इंडिया के अंदर में कल्चर और पॉलिटिक्स किस तरीके से साथ में चल रही है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, और हमारी कंट्री के लोग उदाहरण देते हैं कि इंडिया की जैसी चीजें कर लो और आप लोग इसी को इग्नोर करके चल रहे हैं, तो कितने हद तक ये सही है, तो उसके बारे में यहां पर बातें बताई गई है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। पर्सनली काफी प्यारा आर्टिकल लगा मुझे, और यहां पर स्टेट के बारे में जो भी चीजें देखने को मिल रही है उससे रिलेटेड यहां पर ये आर्टिकल सामने निकल कर आया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं अब यहां पर, और यहां पर आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं क्या बात की जा रही है। न्यू आईटी जो रूल है उनको बोला गया कि गूगल ने साफ साफ मना कर दिया कि ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब क्या है, गूगल ने ये बोल दिया कि देखो आप लोगों ने बोला ना कि अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो उसके ऊपर ये अप्लाई होने चाहिए, हमारे ऊपर क्यों अप्लाई होगी, क्योंकि हम तो एक सर्च इंजन है, हमारे यहाँ तो लोग आकर चीजें सर्च करते हैं बस, ठीक है, यहाँ तो हमारा तो एक सर्च इंजन है यहाँ पर ये, तो ये हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होंगे। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर लोग अपनी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, गूगल तो ओनली सर्च करने के लिए यूज किया है। अगर कहीं पर कोई भी चीज डाली गई है, जैसे मान लीजिए आप लोग जाकर गूगल में वीर तालियान सर्च करेंगे तो जो पिक्चर मैंने डाल रखी है, जो थंबनेल मैंने वीडियो के लगा रखे हैं वो दिखा देगा यहाँ पर ये, तो ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर कोई आकर चीज अपलोड नहीं करता है, तो इसलिए आप लोगों के जो रूल रेगुलेशन है मेरे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पर इनके द्वारा बताएगी, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है यहाँ पर ये। बाकी यहाँ पर अभी देखते हैं क्या चीजें बनती है यहाँ पर, इसका क्या सोल्यूशन निकल कर आते हैं। बेसिकली होता क्या है, ऐसी कंडीशन अगर किसी ने ट्विटर पर कोई इमेज, जैसे मैंने कोई अपलोड की, सर्च करेंगे तो ट्विटर की इमेज काफी लार्ज स्केल पर सामने दिखाई जाती है, तो इसको क्या इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। जो नए आईटी रूल आए अभी हमारी कंट्री में, जिनको यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल 2021 बोला गया है, तो क्या ये इंप्लीमेंट होने चाहिए। तो देखते हैं अभी इसका क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है। बाकी मेहुल चोकसी साहब जो हैं उनसे रिलेटेड जो यहां पर अभी केस चल रहा है उसको एडजर्न कर दिया गया हियरिंग को, अभी देखते हैं आगे कैसे चीजें चलती हैं। तो डोमिनिका में यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये इनको पकड़ लिया गया था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घूम रहे थे, पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए लेकर भागे। तो अभी क्या चीजें नॉर्मल हो पाएगी वो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है पैलेस्तीन के बारे में। पैलेस्तीन ने अभी इंडिया के लिए थोड़ा गुस्सा हो गया पैलेस्तीन, क्योंकि पैलेस्तीन ने क्या बोला है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने मिस कर दी एक अपॉर्चुनिटी कि वो ज्वाइन कर सकता था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो कि यहां पर पाथ पे चल रही थी कि जस्टिस एंड पीस के, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जो यहां पर भी एक रिजोल्यूशन लाया गया था, इंडिया उससे एब्सटेन हो गया। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, यानी कि हम वहां पर गए नहीं, ना तो हम लोगों ने किसी को सपोर्ट किया और ना ही किसी को अपोज किया, हम लोगों ने वोट ही नहीं डाली। अगर वोट डालने जाओगे तो किसी को तो वोट डालनी पड़ेगी, वहां थोड़ी ना नोटा का बटन है आप लोग नोटा का वोट दे लोगे, नोटा का बटन वहां तो नहीं है, वहां तो या तो आप लोग रिजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट करोगे या
रिजोल्यूशन के अपोज में वोट करोगे। तो इसीलिए पैलेस्टीन जो है, जो इंडिया को हमेशा चीजों को सपोर्ट करने वाली बात रहती थी, अभी यहां पर इंडिया ने एब्सटेन कर लिया यहां पर। तो उसी को लेकर यहां पर ये अभी हमको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक ऐसी कंट्री जो हमेशा इन मुद्दों को सपोर्ट करने वाली है वो यहां पर अपोज कर रही है। और डेथ भी हुई, जबकि इस पर्टिकुलर एरिया में एक इंडियन सिटीजन की डेथ भी हो गई, उसके बाद भी हम लोगों ने इस मुद्दे से अपना हाथ खींचा गया। तो गवर्नमेंट को यहां पर एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कि इस तरीके का स्टैंड गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर ये बात की जा रही है तेजपाल, जो यहां पर केस है अभी, यहां पर ये तेजपाल वाला जो केस चला है, तरुण तेजपाल इनका नाम है, लोअर कोर्ट के द्वारा इनको अभी बरी कर दिया गया। बट जबकि यहां पर ये मुद्दा काफी गंभीर था। एक महिला जो कि यहां पर इनके साथ में काम करती थी, उनके साथ में बड़ा ही घृणित व्यवहार इनके द्वारा किया गया। जब यहां पर बात करते हैं किसके अंदर, जब यहां पर ये बैठे हुए थे पर्टिकुलर, अगर आप लोग देखिएगा, लिफ्ट के अंदर। और जब कभी इस तरीके केस में कोई रसूखदार इंसान का नाम आता है तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा उस टाइम पर ये इस तरीके के जो इंसान है कई बार उसको चीजों को सप्रेस कर देते हैं। और जबकि महिला है जिनके द्वारा ये सारे आरोप लगाए गए हैं, वो फिर यहां पर कभी भी इस तरीके के आरोप लगाने से डरती है, क्योंकि केस जो है नॉर्मली कई बार रफू दफा कर दिया जाता है। चलिए जो भी है, अब देखते हैं आगे क्या केस में बढ़ते हैं। जहां तक अभी देखा जाए तो केस अभी आगे पड़ेगा, फिर क्या कंडीशन होती है। और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है थोड़ी सोचने वाली, 2013 का केस है ये, अभी एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंचा है यहां पर ये, अभी 8 साल लग गए, 2021 की बात होगी, ठीक है। अभी आगे देखिए कब तक ये केस खींचेगा। तो यार इस तरीके केस अगर महिला के साथ में कोई ऐसा उत्पीड़न का केस अगर निकल कर आ रहा है, कम से कम उसके लिए तो कुछ ना कुछ हमारी कंट्री में सिस्टम करना चाहिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन जरूर होना चाहिए ताकि ये केस जो है वो थोड़े से आगे बढ़ाया जा सके जल्दी जल्दी। 6 महीने 1 साल ले लो ज्यादा से ज्यादा, मतलब 8-8 साल एक ही स्टेज पर आप लोग घूम रहे हो, तो कैसे काम चलेगा इन चीजों का, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, जिसको बार बार इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा था, यानी कि B1617 यहां पर 2, ठीक है। अभी यहां पर इसका जो नाम दिया गया वो डेल्टा दे दिया गया यहां पर। तो याद रखिएगा यहां पर ये अच्छी बात है कि इंडियन वेरिएंट वो सारी चीजें न हटकर अभी जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का रीजन बने वो यहां पर अभी आप लोगों को ये नाम पुकारा जा रहा है। बाकी यहां पर B1617 जो है यहां पर ये, जिसको डेल्टा बोला जा रहा है नॉर्मली, इसको और भी कई सारे एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। B1617.1, B16172, B16173, यानी कि इसके अंदर भी नेचर चेंज नजर होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और आप लोगों को पता है वायरस जो है वो चेंजिंग नेचर के होता है, नॉर्मली अपना नेचर जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो इसमें कोई वैसी भी बड़ी बात नहीं है कि हाँ अपना नेचर कैसे चेंज कर लिया वायरस ने। तो ये वायरस की टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। क्लास 12th के जो एग्जाम थे अभी यहां पर हमारी कंट्री में कैंसिल कर दिए गए, तो कई सारे बच्चों के मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम हैप्पी हैं, बोल रहे हैं कि सही डिसीजन था, वैसे भी कंडीशन जो है देश में सही नहीं थी। तो अभी उसी के चलते यहां पर बात की जा रही है। 60 लाख के करीब जो लोग हैं वो साइक्लोन यास से अफेक्टेड हुए यहां पर। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर जो बातें बताई गई है, और लगभग 610 करोड़ के करीब यहां पर अभी नेचुरल डिजास्टर से ये फाइनेंशियल लॉस देखने को मिला। तो देखते हैं अभी क्या इसकी भरपाई की जाती है और कैसे चीजों को नॉर्मल किया जाता है। साइक्लोन यास जो है यहां पर ये साइक्लोन यास जो नाम दिया गया है बे ऑफ बंगाल में आया और ओमन के द्वारा ये नाम दिया गया है। इसको जैस्मीन भी बोला जा रहा है, एक सुगंधित खुशबू के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है। जबकि लोग जो है काफी ज्यादा जूझ रहे थे इससे, ओके। आगे बात करें तो यहां पर अभी कोर्ट के अंदर एक और यहां पर पिटीशन गई, जिसमें बोला गया कि हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया स्टेट गवर्नमेंट से कि 45+ जो हमारी कंट्री में जो लोग जेल में बंद हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या किया, उनको क्या आप लोगों ने दवाई दी, क्योंकि वो भी एक तरीके से इंसान है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर जो कि ओनली अब तक अंडर ट्रायल केस चल रहा है, अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये इंसान जो है रियलिटी में कोई क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल है, तो उसको कैसे टैकल कर आप लोग चल रहे हैं। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया जूही चावला जी का केस। ये 5G का केस था यहाँ पर अभी ये देखिए छोटी छोटी सी न्यूज होती है यहाँ पर, इनमें ऐसा नहीं कि आप लोग इनके अंदर बहुत ज्यादा घुस जाए, ठीक है। बस हाँ ठीक है 5G का केस है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। अगर कहीं लिखना है 1-2 पॉइंट तो आप लोग यूज कर सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से चीजें, हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस लगानी। तो इस तरीके के कई बार मुद्दे जो होते हैं, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लीजिए हो गई डिसमिस, अब बताइए क्या करना था इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कितना टाइम आप लोगों को देना है, कहां पर आप लोगों को चीजें कितनी कवर करनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि सर सुबह को यूट्यूब खोल लेता हूं और शाम तक यूट्यूब पर बैठा रहता हूं, ठीक है। तो यार ये इस तरीके से अगर टाइम को वेस्ट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। डिसाइड कर लीजिए कि यूट्यूब पर 2-2.5 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा आप लोगों को यूट्यूब पर टिकना ही नहीं है,
ठीक है। इसके द्वारा आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को ये टाइम कैसे कैसे देना है, कहां पर जुडिशियली आप लोगों को ये टाइम को यूज करना है। इससे ज्यादा अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कैसे आप लोग कर पा रहे हैं। यूट्यूब पर एक चीज खोलेंगे, फिर रिकमेंडेशन में दूसरी चीज आ जाएगी, फिर उस पर जाकर आप लोग कूद जाएंगे। तो ये एक तरीके से अपने टाइम को बर्बाद करने वाली बात होगी, एडिक्ट बना रही है चीजें आप लोगों को। इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखना पड़ेगा, जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा बस इनको देखिए, उतना ही ज्यादा बस देखिए, इससे फालतू नहीं। डिसाइड कर लीजिए कि इतना टाइम देना है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं पर डाउट आ रहा है, तो उस चीज के लिए आप लोग अपना लैपटॉप रखिए। यूट्यूब पर जल्दी जल्दी आप लोगों को कई सारी रिकमेंडेशन देखने को मिल जाती हैं। लैपटॉप पर आप लोग थोड़ा सा फिर भी अपने आप को एक तरीके से नॉर्मल रख पाएंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा तरीके से इस तरीके से पैटर्न में आप लोग नहीं आएंगे, ठीक है। अभी अगर बात करें अफगानिस्तान के बारे में, तो चाइना, पाकिस्तान, यहां पर अगर अफगानिस्तान, ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं। यहां पर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे यूएस से बाहर निकल रहे हैं, तो कैसे टैकल करके चलना है। तो यहां पर अफगानिस्तान अगर चाइना और पाकिस्तान के खेमे में जाकर बैठ जाता है, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा ही सोचने वाली बात हो जाएगी। और अभी फिलहाल यहां पर जो यूएस है वो निकल कर जा रहा है, तो चाइना एक नया ग्रुप बना रहा है, जिसमें चाइना आ चुका है, ईरान आ चुका है, रसिया आ चुका है, अफगानिस्तान भी अब इसकी तरफ को यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो यहां पर अभी चाइना के खेमे में जा रही है। तो कई बार तो ये बोला जाता है कि एक न्यू कोल्ड वॉर की स्टार्ट यहां पर हो रही है। अब ये रियलिटी में कहां तक पहुंचेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड ऑलरेडी एक ऐसा ग्रुप कई बार बोला जाता है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से मिलकर काम कर रहे हैं, और ये मालाबार एक्सरसाइज का भी पार्ट है तीनों कंट्री। तो इसके चलते यहां पर कई बार ये देखने को मिलता है कि क्या रियलिटी में एक नई कोल्ड वॉर की तरफ को बढ़ रही है, और इंडिया यहां पर ऑलरेडी यूएसए का पार्ट बन चुका है इसमें। तो ऐसे भी कई बार बातें पूछ ली जाती हैं। जो बाइडेन साहब को बड़ा ही मजा आ रहा है पुरानी चीजों को याद करने में, कहां कहां पर मैसेकर हुए, कहां कहां कितने लोगों की जान गई, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी 1921 यानी कि 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं, और यहां पर 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1921 शायद एक मूवी भी है ना याद, शायद आई थिंक है ना कोई मूवी, शायद नाम है 1921 शायद, या कुछ और है, बताइएगा मुझे याद है एकदम। तो यहां पर अभी बात करें तो इनके द्वारा यहां पर ये बात की जा रही है तुलसा रेस के बारे में। बेसिकली मैसेकर देखने को मिला, 100 ईयर लेटर इनके द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट है जिनके द्वारा इसके बारे में बात की गई इसी वीक में। तो ये जो जून के महीने में देखने को मिला 1921 में, तो इसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है इसके बारे में। और यहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी थी, यानी कि एक तरीके से ब्लैक व्हाइट कम्युनिटी के बीच में यहां पर ये सारी ऐसी झड़प देखने को आप लोगों को मिलती है। तो ये एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस कंट्री से रिलेटेड था ये, तो यूएसए से रिलेटेड था, फिर मत बोलना सर बताया नहीं था, बताया था। थोड़ा रिवीजन करते रहिए चीजों को, तो चीजें आप लोग याद रख पाएंगे, ठीक है। आज का जो कार्टून है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर ये हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो दिखाया जा रहा है कि काफी अच्छी खासी बढ़ेगी। अब वो जीडीपी जो है वो एक तरीके से ठीक डायरेक्शन में दिखाई जा रही है कि हाँ ठीक ठाक चीजें चल रही हैं, पर लेकिन इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर गड्ढे में गिरती जा रही है। यानी कि इकोनॉमी और जीडीपी में दोनों में आप लोग कुछ पैटर्न ही नजर नहीं आएगा, दोनों चीजें आप लोग को अलग अलग नजर आएंगी। इस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर कार्टून के बारे में, लिखने की टेंडेंसी भी आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। आर्टिकल आप लोगों का एक आर्टिकल रहेगा यहाँ पर, ये है बेसिकली ये अभी रिसेंटली जो बात की जा रही है कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में, तो उसके बारे में और आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बाकी ये दो आर्टिकल मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो नाओमी ओसाका से रिलेटेड थे यहाँ पर ये। तो नाओमी ओसाका से रिलेटेड जो डिप्रेशन की बात की जा रही थी, जो मैंने आप लोगों को ये एक ओवरव्यू दिया है, वो सारी बातें यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है। इनके द्वारा ये सारे उदाहरण जो मैंने आप लोगों को दिए वो यहाँ पर समझा रखे हैं, ठीक है। फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये वाला दवाई के बारे में कि किस तरीके से हमको आज के डेट में ग्लोबल लेवल पर दो दवाइयों को लेकर चलना है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो गैप देखने को मिलता है, इम्यूनाइजेशन आप लोगों को ढंग से प्रोवाइड कराना है, तो वो वाली बातें बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम लोग चीजों को ढंग से टैकल करके चलें, ठीक है। बाकी ये साइड में जो आर्टिकल है यहाँ पर ये अभी आप लोग को देखने को मिला, हमारी कंट्री में बोला गया कि बच्चों के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाएगा जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप लोग इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करो कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको कैसे लेकर चलना है, जल्दी से रिकवरी हो सके। खासकर अपने जो पेरेंट्स के चलते वो डिप्रेशन में भी कई सारे बच्चे आ रहे हैं, तो उनको कैसे चीजें प्रोवाइड करानी है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग आज की डेट में ये यहां पर 9346 के करीब जो बच्चे हैं वो यहां पर इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, जिनमें से 1742 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग जो लॉस्ट हो चुके हैं दोनों पेरेंट्स, एक सेकेंड, दोनों पेरेंट्स जो लॉस्ट हो चुके हैं, हाँ इसमें दोनों पेरेंट्स यहां पर ये, ठीक है। और बाकी का यहां पर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 7464 बच्चे ऐसे हैं जिनके एक पेरेंट की यानी कि एक माँ की या फिर बाप की यहां पर डेथ हुई है।
तो इनको जल्दी से जल्दी आप लोगों को स्कीम को इंप्लीमेंट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें आप लोग पहुंचा सको और इस मुद्दे को जल्दी से टैकल किया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। और बाकी एग्जाम का फियर जो भी यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, सीबीएसई का ये कैंसिल कर दिया गया। तो राज्य गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर स्टेट के जो एग्जाम होते थे उनको भी कैंसिल कर रही है कई सारी, सीबीएसई कैंसिल करने के बाद में। तो कैसे क्राइटेरिया रखना है तो सीबीएसई जो डिसाइड करेगी, हो सकता है उसी को पैटर्न में आगे लेकर चले जाए। तो वही सब बातें, क्रूशियल टाइम है, तो यहाँ पर सेंटर को भी यहाँ पर सिक्योर करना चाहिए। एजुकेशन को कैंसिल करना ही सॉल्यूशन नहीं है, पूरा एक पैटर्न भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी कंट्री का भविष्य है, तो उसको कैसे लेकर चलना है तो वो भी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कार्टून और डेटा पॉइंट मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। अब यहां पर जो एक आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है जिसके बारे में बात करनी है, वो बात की जा रही है किसके बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। ठीक है, तो इसको यहां पर आर्टिकल को देख लेते हैं। ये कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे समझा जाता है उसको समझिए आप लोग। यहां पर ये जिस तरीके से नॉर्मल इनकम टैक्स आप लोग पे करते हैं, उसी तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है कंपनी। यानी कि हमारा इनकम टैक्स और कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो कंपनी का इनकम टैक्स ही होता है जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। पर लेकिन कंपनी क्या करती है, टैक्स की चोरी करने की कोशिश करती है। यानी कि कंपनी दबाकर पैसे कमा रही है, हर जगह पैसे घुसे हुए, ये कंपनी होगी। ठीक है, पर लेकिन जब टैक्स पे करने की बात आती है तो यहां पर ओनली एक कॉइन निकल कर आ रहा है इनके हाथ में से। यानी कि कॉर्पोरेशन क्या करती है, वो टैक्स को चोरी करने की कोशिश करती है। और किस बेस पर टैक्स को चोरी करने की कोशिश करती है, इनके द्वारा बेस शिफ्टिंग वाली मुद्दा यहां पर निकल कर आता है, जिसको आप लोग समझ पाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो यूएसए की कंपनी है। आप लोग अगर बात कर लीजिए, जैसे कि यूएसए की कंपनी, आज के डेट में बात कर लीजिए आप लोग, फेसबुक के बारे में बात कर लीजिए, गूगल के बारे में बात कर लीजिए, या फिर यूट्यूब के बारे में आप लोग बात कर लीजिए और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यूट्यूब ये बोलने लगे आज के डेट में, जैसे कि यूएसए के अंदर जैसे कंपनी यूएसए कंपनी है, पर लेकिन इसका बेस आप लोग ऐसा नहीं कि बस यूएसए के अंदर, ये अलग अलग कंट्री में ये अपनी छोटी छोटी कई सारी सब्सिडरी बनाती है। और कई बार ये बोलती है कि हम लोगों ने जो पैसा कमाया है, तो हम लोगों ने पैसा कमाया उस पर्टिकुलर कंट्री में, यानी किसी कंट्री का नाम ले देंगे जहां पर टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफी कम है, टैक्स जो है काफी कम पे करना पड़ता है, तो वहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई सिंगापुर में इन्होंने बता दिया कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारे यहां से हुआ है। ठीक है, पर लेकिन वहां पर टैक्स काफी कम पे करना पड़ रहा है, और जहां पर टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि टैक्स काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा, वहां पर ये बता दें काफी कम प्रॉफिट हो रखा है। तो इसकी वजह से क्या रहता है, ये जो कंट्री है, ये जो कंपनी है, ये बच जाती है ज्यादा टैक्स पे करने से। तो यहां पर इंडिया के बारे में बात करें, हमारी कंट्री में कॉर्पोरेशन टैक्स 25 था, इसको हम लोगों ने भी घटा के और नीचे ला दिया गया। पहले यहां पर 30% हुआ करता था, तो इसको 20 पर ला दिया, जो कि पुरानी कंपनी है उनके लिए। और हमारी कंट्री में जो नया कोई मैन्युफैक्चरर है उसके लिए 25 से घटाकर 15 पर ला दिया। ये 2020 की बात की जा रही है, बजट में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो आज की डेट में जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसको लेकर जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो रो रही है, इसलिए क्योंकि उनकी जो कंपनी है जो काफी बड़ी हो चुकी है, वो अपना बेस शिफ्ट कर दे रही है और वहां पर दिखा रही है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जहां पर उनको ये कम टैक्स पे करना पड़े। तो टैक्स की चोरी काफी करने पर यहां पर तुली है, यानी कि पैसा तो दबाकर कमा रही है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, पर लेकिन टैक्स पे करने के बारे में बात है तो बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं कर रही है। तो इसके चलते वो बेस शिफ्ट कर यहां पर एक कंडीशन दिखाती है। तो ये आर्टिकल न्यूज में किस लिए आ गया उसको समझ लेते हैं। आर्टिकल न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि यूएसए की, अभी यहां पर यूएसए के द्वारा ये बोला गया है G20 कंट्री से कि एक मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री इतना टैक्स लगा रही है तो हाँ तो कोई कंपनी जाकर इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं। अब मॉरिशस में, हांगकांग में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में सारी कंपनी क्यों जाती है, इसीलिए जाती है क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स काफी कम है, तो यहां पर उनको टैक्स बचाने में काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। तो इसलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यूएसए ये बोल रहा है कि एक मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स होना चाहिए, उससे नीचे कोई ना जाए। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहां पर लेकर आना है, तो उसी को समझ लेते हैं। पहले कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में मैंने अभी बताया। कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कंपनी टैक्स भी बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं इसको आप लोग, जो गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जाता है, जो नेट इनकम और प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसके ऊपर ये लगाया जाता है। ये कहां से निकल कर आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 उससे लगाया जाता है। प्राइवेट और जो पब्लिक कंपनीज है वो रजिस्टर रहती है कंपनी एक्ट के तहत और पेबल रहती है, कॉर्पोरेशन टैक्स उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी इसको रिड्यूस किया गया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो हमारी कंट्री में इसको चेंज किया गया है। कॉर्पोरेशन टैक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर, अगर आप लोग देखेगा। ये 2020 के आंकड़े अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एवरेज यहां पर ये देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में जो कंट्री ज्यादा टैक्स लगा रही है तो उनको नुकसान इसका झेलना पड़ रहा है। तो उसके चलते यूएसए ने बोला कि यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ताकि ये कंपनी जो है चोरी करने का जो टैक्स का इनका चक्कर बच गया उसको थोड़ा सा टैकल किया जा सके। तो उसके ऊपर ये बार बार बात करने के लिए बोलती है। अब कई सारी कंट्री तो इसको सपोर्ट कर रही है, खासकर वो कंट्री जहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है वो तो सपोर्ट करेंगे, जहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स कम है वो इसको अपोज करेंगे। तो ये मुद्दा काफी सामने निकल कर आ रहा है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए इंडिया इसके बारे में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं इसको, अपोज कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री, एक सेकेंड,
ठीक है। तो हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है इसमें, यूरोपियन कमीशन की पोजीशन क्या है, चाइना की पोजीशन क्या है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज अगर बात की जाए यहां पर देखा जाए, ठीक है, जो यहां पर एक टाइम ऐसा हुआ करता था 2000 में लगभग 32% हुआ करता था, अब ये घटकर 23% आ गया है। यानी कि हर एक कंट्री अपने यहां पर टैक्स को कम कर रही है ताकि कंपनी को अपने यहां पर बुला सके, अब उसका फायदा उठा सके। मैक्सिमम ये आप लोग को देखने को मिलेगा। चाइना तो काफी अच्छे से इसको एंजॉय कर रहा है, हांगकांग जैसी कंट्री जहां पर काफी लार्ज टैक्स हेवन बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रपोजल जो है सपोर्ट किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी, ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। चाइना जो है उसको इसके एक तरीके से सीरियस ऑब्जेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना जो है आज के दिन में हांगकांग हो गया, वहां पर चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। यूरोपियन कमीशन के द्वारा सपोर्ट किया गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनी यूरोप की भी बाहर जा रही है। इंडिया ये कह रहा है कि यार देखो हम ना अभी इसको चीजों को देखेंगे, ठीक है, डिस्कशन है, हम डिस्कस करेंगे चीजों को, देखेंगे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसके बाद में हम लोग देखें कैसे इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये भी बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो कई सारे चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये कि एक कंट्री इंडिपेंडेंट है, सोवरेन कंट्री है, कोई कंट्री उसको कैसे बोल सकती है कि तुम ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर रखो, उसको खुद से डिसाइड करने दो, ठीक है। तो ये बातें यहां पर निकल कर आ रही है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट डेविड मोलपर्स, इनके द्वारा भी यहां पर चीजों को बोला गया कि पुअर कंट्री जो है आज के डेट में वो यहां पर देखे तो उनका अलग फंड है, ठीक है, वो कम से कम इन्वेस्टमेंट तो अट्रैक्ट कर पा रही है इसकी वजह से। तो उन्होंने इसको अपोज किया कि यहां पर कम से कम लोग जाकर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, वरना वहां पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। तो वो चीजें देखने को मिल रही है। डायरेक्ट टैक्स रेट के बारे में बात करें, जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव माना जाता है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स अमीरों पर ज्यादा लगता है, गरीबों पर कम लगता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इनकम टैक्स लगा लीजिए अमीर को ज्यादा देना पड़ेगा, गरीब को कम देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो यहां पर आप लोग कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें, बड़ी कंपनी को ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट है, छोटी को कम देना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव क्या होता है, सबको एक जैसा देना है। जैसे अगर कोई बिस्किट का पैकेट आप लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, चाहे उसको कोई बड़ी कंपनी खरीदे, चाहे वो कोई अमीर आदमी खरीदे, चाहे गरीब आदमी खरीदे, सबको इक्वल पे करना पड़ेगा। तो इनइक्वलिटी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है चीजें कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। इंक्रीजिंगली आप लोगों को देखने को मिलेगा वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को नजर आते हैं। तो इनको इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम रखना चाहिए, ताकि लोग जो है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करें और चीजें उस तरीके से देखने को मिले, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, आप लोगों से पूछा जाए तो इसको इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है, आप लोग क्या बोलेंगे। प्रपोजल फॉर मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स कुड बी गेम चेंजर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है। 15 मार्क्स आप लोगों को लिखना है ये आर्टिकल, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। बाकी जो आंसर है यहां पर ये आप लोग देखते हैं। आंसर है इस क्वेश्चन का सी, ठीक है, अर्मीनिया और अजरबैजान, ठीक है। तो आंसर सी हो गया अर्मीनिया अजरबैजान। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी लेक्चर कैसा लगता है फीडबैक जरूर दिया कीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है आप लोगों को, पर लेकिन रेट भी कर सकते हैं आप लोग 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे लेक्चर को। और कोई सजेशन हो तो दिल खोलकर सजेशन आप लोग लिख सकते हैं। और कम्युनिटी टैग में आप लोग जाकर जो कम्युनिटी टैग में आप लोग जाकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दिया कीजिए। कोई वोटिंग अगर कराता हूं तो वहां पर जरूर आप लोग सपोर्ट किया कीजिए उस वोटिंग को, ताकि पता चलता रहे मुझे कि किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोग की आएगी, क्वेश्चन वाली वीडियो बोल रहा हूँ सॉरी, जो आप लोग की वीडियो आने वाली है जो कंप्लीट मंथ की, वो आप लोग की 6 बजे आएगी, ठीक है। क्वेश्चन वाली वीडियो तो आप लोग को चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि जिस दिन 5000 लाइव आ जाएंगे, ठीक है, उस दिन मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। तब तो मॉर्निंग में तो ये एक्सक्यूज था आप लोगों के सामने कि हाँ 4 बजे नहीं उठ पाते हैं। अब तो ये 10 बजे आ रही है वैसे भी, अब ये एक्सक्यूज मत दे देना सर जल्दी सो जाते हैं, ठीक है। चलिए जो भी है आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिएगा, वरना तो ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। देखो वीडियो जो है नैनो मैगजीन देखी जाती है लगभग 24 से 25-30 हजार के लोगों के द्वारा, वो लगभग, ठीक है। फिर भी यहां पर 5000 लोग लाइव नहीं आ पा रहे। इस पे रीजन वो आप लोग जाने जैसे भी हैं, पर लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया रखा था वो क्राइटेरिया आप लोग फुलफिल कर दो, क्वेश्चन की वीडियो आप लोग की आ जाएगी। नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं, इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं उसको कि हाँ आप लोग को वो चाहिए ही नहीं, तो आप लोग फिर इंजॉय करते रहो। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।